जज्बा देखिए आप, आधे पाकिस्तानी पहनते हैं सेकंड हैंड कपड़े। गैलप और गिलानी पाकिस्तान ने किया सर्वे, वहां का एक सर्वे, ये ग्रुप है गैलप एंड गिलानी। उन्होंने सर्वे में बताया कि 48% पाकिस्तानी पुराने कपड़े खरीदते हैं, सेकंड हैंड बाजारों से स्वेटर, कोट, कुर्ते खरीदते हैं। अब आप ये तो जानते हैं किस तरीके के हथियार खरीदते हैं, वो तो आपको मालूम है। अब ये कपड़े कैसे आप किसी का कपड़ा पहन सकते हैं क्या, सोचिए। और मुझे तो लगता है कि ये किस तरह के कपड़ों पर किया गया है, जो हम अंदर पहनते हैं कपड़े, क्या उस पर भी ये सर्वे। और मैं तो ये कहता हूँ ये निश्चित रूप से वैसे कपड़े भी सेकंड हैंड पहनते होंगे। राम राम राम। हाँ, मुझे तो ये लग रहा है सर। और ये गैलप एंड गिलानी, ये 48% लोग जी सर कैसे पहन सकता है कोई दूसरे का कपड़ा? पहन रहे हैं, उतरन पहन रहे हैं 48%। अच्छा, लेकिन किसकी? अब पता नहीं सर, जिसकी ये सर ये नहीं, मुझको लगता है सर आधे साल इनके चीन से आते होंगे, आधे साल अमेरिका से आते होंगे, बाकी बचे खुचे समय में तुर्की दे देता हो। जो अंदर की बात कर रहे हो तुर्की से आता है। जो आप बात कर रहे हैं अंदर की, वो मामला तुर्की से आता है, ठीक है। और बाकी जो है वो थोड़े से अमीरी वाले कपड़े अमेरिका से और नॉर्मल वाले चाइना से, जो अमेरिकन्स ने पहन के फेंक दिया, जो चाइनीज ने पहन के फेंक दिया, और जो तुर्की ने अंदर वाला पहन के फेंक दिया, वो डायरेक्टली पैक करके भेजो एज एड पैकेज टू पाकिस्तान। ये खुद ही कह रहे हैं भाई साहब 48। ये कौन से 48? ये यानी कि हाफ ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन उतरन पहन रही है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, मैं समझ गया जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गैलप एंड गिलानी की जगह अगर गैलप एंड सम स्वेट होता या कुछ और होता, गिलानी ना होता उसमें, तो ये 48% की जगह 98% होता। आप ये कहना चाह रहे हैं शायद। ये अगर ऐसा है तो ये अंदर की बात है, आज सामने आ गई है, ये बाहर आ गई है। असल में पाकिस्तान को लगता है सेकंड हैंड की आदत पड़ गई है। सेकंड हैंड सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। पीके श्रीवास्तव सर ये आपको बताएंगे सर। देखिए कपड़े नहीं है तो लंदा बाजार है वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लंदा बाजार बने हुए हैं ये क्या होता है कराची में, जहाँ ये कपड़े मिलते हैं। ओहो हो। पूरा बाजार का बाजार है। अच्छा। पूरा पाकिस्तान उसी में घुस लगा हुआ। उत्तरायण इन्होंने बताई ना। हाँ। उत्तरायण बाकी लोगों की तो आ गई, वो जनरल जो उतारते वो भी तो जाएगा वहीं पर। अच्छा, नहीं तो जनरल भी वहां क्या उतरन पहन रहे हैं? जनरल वो नहीं पहन रहे हैं। हाँ। वो तो माल सब ले रहे हैं ना। अच्छा। अपनी उतार के अपनी कौम को दे रहे हैं। अब ये- कौम जज्बे में है और जनरल उतार के दे रहे हैं। जनरल कब्जे में है। जनरल के कब्जे में आवाम है और कौम यहां जज्बे में है। अगली खबर देखिए, भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डिजाइन मिसाइल की टेस्टिंग। डीआरडीओ ने एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ETLDHCM का टेस्ट किया। 11,000 किलोमीटर की स्पीड से अटैक। मौजूदा ब्रह्मोस, अग्नि और आकाश से काफी एडवांस है ETLDHCM। सर ये आने की ये क्या चीज है, क्या बला है, और अब पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा होगा? प्रोजेक्ट विष्णु में दिनेश 12 तरह की मिसाइल्स बनेंगी। उसमें से एक ये है, और ये मिसाइल जो बनी है वो इंडिजिनस है। स्क्रैम इंजन चाहिए इसको बनाने के लिए। और एक बात याद रखिए, बैलिस्टिक और क्रूज, ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब यह है कि कोई भी रेडार, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, चाइना, कहीं भी इसको न तो पकड़ पाएगा, टेरेन हगिंग जा सकती है। मतलब बिल्कुल जमीन के आस, जमीन से चिपक के और उसको पकड़ेंगे कैसे आप, और बीच में मैनोवर कर सकते हैं आप इसको, तो यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। बैलिस्टिक में प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी प्रोजेक्टाइल होती है, एक तो टाइम मिलता है, आप देख सकते हैं। जमीन के करीब होगी। ब्रह्मोस से 3 गुना कहते हैं, 8 गुना। 8 गुना स्पीड है। ब्रह्मोस से 8 गुना ध्वनि की रफ्तार से। ओह माय गॉड, 8 गुना ध्वनि की रफ्तार से 11,000 किलोमीटर। हाँ, मतलब ब्रह्मोस की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा, आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा। जमीन के करीब राडार तो भूल जाए किसी भी तरीके का पकड़ने से। कोई अभी तक तो कोई नहीं है। रेंज 500 को चैलेंज कर सकती है। सर रेंज क्या है पाकिस्तान के हिसाब से, जरा रेंज समझाइए। पाकिस्तान तो 1500 2000 तक है। पाकिस्तान तो तब पार करे जब इसका तेल खत्म हो जाए। ठीक है, वो जो स्कूटर को टेढ़ा करके स्टार्ट करके निकलते हैं ना पेट्रोल पंप तक, उतने में तो पाकिस्तान को ठोक देगी। और रिजर्व लगने से भी आगे वाली स्थिति आ जाए तब भी ये पाकिस्तान को तो पार कर ही लेगी। और अब भारतीय नौसेना का अल्ट्रा एडवांस युद्धपोत। अगली खबर देखिए, भारत कैसे दिनों दिन सशक्त होता जा रहा है, उसकी खबर देखिए। अल्ट्रा एडवांस युद्धपोत पहले दौरे पर चेन्नई पहुंचा। चेन्नई पोर्ट पर INS नीलगिरी का जोरदार स्वागत। स्वदेशी INS नीलगिरी अगली पीढ़ी का स्टेल्थ फ्रिगेट। 15 जनवरी को पीएम मोदी ने युद्धपोत का कमीशन किया था। आप देख रहे हैं नेवी को हर दिन कैसे स्ट्रांग बनाया जा रहा है। हर एक दिन आप नेवी से जुड़ी कोई ना कोई खबर देखते हैं, और इसकी वजह यह है कि भारत ये समझ रहा है, और ये मेजर गौरव आर्य और पीके श्रीवास्तव हमारे दोनों गेस्ट आपको लगातार ये बताते रहे हैं कि भारत का जो समुद्री तट है उसको पूरा महफूज करना है, और साथ में चाइना की तरफ से हमारे समुद्री इलाकों में आने वाली थ्रेट को आने वाले दिनों, और पाकिस्तान तो है ही, उसका कराची भी हमको लगातार देखते रहना है। सर ये हर दिन जी आपको नया चैप्टर अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है नेवी?
सिर्फ चैप्टर अनफोल्ड नहीं दिख रहा है, ये चैप्टर इंडिया में लिखे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ। ये और नेवी का मैं बता रहा हूं आज की तारीख में भी 95% ऑफ द स्टफ दैट द नेवी यूजेस एंड मैन्युफैक्चर्स इज इनसाइड इंडिया। नेवी का डिजाइन ब्यूरो है, नेवल डिजाइन ब्यूरो इसको बनाता है, डिजाइन करता है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं, कभी आपके मसगांव डॉक्स वाले हैं, मुंबई वाले, वो बनाते हैं। ये सारा का सारा माल अंदर बनाया गया है, स्टेल्थ फ्रिगेट्स बना रहा है। अब देखिए ना, विक्रांत बना दिया कि नहीं बना दिया? तो फिर ये सब क्या चीज है इनके लिए? बहुत बड़ी बात थोड़ा ना है। सो दे आर मेकिंग द टॉप प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड फॉर द नेवी एंड दे आर मेकिंग इट इन इंडिया। ये सबसे बड़ी जीत है। सिर्फ ये नहीं कि नेवी में नया जहाज आया, ये जीत नहीं है कि नेवी में जहाज आया, जीत ये है कि वो इट वाज मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन। भारत की तरफ से बनाया जाने वाला, भारत की ही कंपनियों की तरफ से बनाया जाने वाला, भारत के लिए इस तरीके का एक तरीके से स्टेल्थ फ्रिगेट, दिखाई ना देने वाला फ्रिगेट। सर ये आप तो हमेशा कहते रहे कि नेवी हमेशा से खुद मुख्तार ज्यादा रही है दोनों के मुकाबले, अगर आप आर्मी और एयरफोर्स की बात करते हैं, लेकिन अब ये कहां जा रही है बात? ये जो स्टेल्थ है हाँ। दिनेश, ये बहुत मुश्किल है समुद्र में, क्योंकि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन भी कम होगा और एकॉस्टिक सिग्नेचर भी कम होगा। अच्छा। क्योंकि सोनार से भी नहीं सोनार पकड़ी से, जाएगी। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। और ये लड़ाकू शिप है, फ्रिगेट है, और इसके अंदर हमारी, जैसे गौरव ने बोला, ये सबसे बड़ी उन्नत बात यह है कि इसमें अपने देसी सामान लगे हैं। बराक 8 भी है और ब्रह्मोस लगे हुए हैं। तो ये इस 8 ब्रह्मोस है इसके अंदर, हाँ। 8 मार सकती है, और बराक 8 भी 4 हैं। तो इसके अंदर सारी क्षमता जो आप देखते हैं, मारक क्षमता और जाने की क्षमता, जैसे क्या कहते हैं मूव, वो भी अपनी अपनी है। कराची में कैसे सुनी जा रही होगी ये खबर? बस हाँ, ये सुनिए। किसी दिन कर दें हैप्पी दिवाली, है तो पता लग जाए कराची में। तो अब 2 स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। अगली खबर देखिए, एक साथ पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज पर मिसाइलों का सफल परीक्षण। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत मिसाइल टेस्ट। अच्छा, ये मैंने देखा था बीते दिनों, हमेशा होता था कि अगर हम कोई टेस्ट करें तो होड़ लगा के पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने यहाँ जरूर जला के फुर्र करता था। हाँ, इन दोनों नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, इन दोनों थोड़ा सा पाकिस्तान सहमा हुआ है। सेकंड हैंड कपड़े खरीद रहा है, सेकंड हैंड कपड़ा खरीद रहा है और सेकंड हैंड मिसाइल। वो एक्चुअली क्या करता है, जैसा मैंने बताया था ना, वो हरा पेंट कर रहा है चाइनीज मिसाइल में। उड़ जा काले कागा, उड़ जा काले कागा जी, ये कर रहे हैं ये लोग। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप। ये जो आप कह रहे हैं ना, अग्नि का इन्होंने टेस्ट करा है, और पृथ्वी 2, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपने पृथ्वी 2 बोला, बहुत ही शानदार। और अब ये इनको पता लग गया है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का, ये जो है पूरा फ्रेज एसएफसी का स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ये दिनेश भाई मैं काफी टाइम के बाद मीडिया में सुन रहा हूँ, काफी टाइम के बाद। और जितने भी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और एडवांस सिस्टम्स हैं, ये सब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर आते हैं। और ये दिखाता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रियलाइजेशन की कितना इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, जो गौरव बोल रहे हैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा वाले उसमें सर, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे जो डीजीएमओ थे, वो इसको अब देख रहे हैं सीधे, क्या इसलिए ये चर्चा ज्यादा सुनने में आ रही है? नहीं, इसलिए नहीं। इस तरह की दोनों मिसाइल्स का एक साथ करना, जैसे बाई वन गेट वन वाला आता मामला ना, अच्छा। तो ये भी दिखा दिया कि अग्नि भी चल रही है और पृथ्वी भी चल रही है। तो इसका मतलब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इज इन कमांड ऑफ इट्स एसेट्स, अपने एसेट्स को कमांड करती है। उसके बाद ट्रेंड लोग हैं, मौका पड़ा तो मारेंगे भी। और चिंता मत करना, पाकिस्तान में अगर तुमको चाहिए तो इसको हम सेकंड हैंड नहीं देंगे, एकदम फर्स्ट हैंड देंगे और एकदम फ्री देंगे, जब भी चाहिए वो बताना। और प्रतिबंध पर नेटो चीफ को भारत का करारा जवाब। हमें पता है हमारी प्राथमिकता, विदेश मंत्रालय ने कहा। रूस से तेल खरीदने पर दी थी बैन की धमकी, अब विदेश मंत्रालय ने कहा दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ऊर्जा जरूरत को पूरा करना हमारी प्राथमिकता, हम वैश्विक परिस्थितियों को देखकर ही फैसले लेते हैं। नेटो चीफ ने कहा था अगर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला नहीं रोका तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भी बैन लगा देंगे। अब सवाल यह है कि यूरोप के तो न जाने कितने देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को आज भी रशिया से पूरा कर रहे हैं, और नेटो कंट्रीज हमको बताएंगी कि अगर तुम रशिया से तेल खरीदोगे तो बैन लग जाएगा। और तुम ये सोच रहे हो कि आज का हिंदुस्तान ये चुपचाप रहकर सुन भी लेगा? पीके श्रीवास्तव सर, ये किस दुनिया में जी रहे हैं? मतलब कितना ये बैन करने लायक है? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। अपने आप खरीद रहे हो हमसे ज्यादा और हमें बता रहे हो, और सारे शामिल हैं उसमें, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, कोई नाम ले लो, सारे शामिल हैं। और ये बोल रहे हैं, ये बोल क्यों रहे हैं? ये अब मैं बता रहा हूं आपको बोल क्यों रहे हैं। बोल इसलिए रहे हैं कि कह रहे हैं पुतिन से बोलो भाई बंद करो। अब इनसे तो बन नहीं रही। नहीं सर, ये आजकल एक नया ट्रम्प भी बोल रहा है, ये डर बोल रहा है इसका, डर बोल रहा है, इनसे तो बन नहीं रही, डर बोल रहा है। पुतिन इनकी बात मान नहीं रहा है, नहीं, कह रहे भैया आप बताइए। नहीं, आज ये नया चलन चल गया। ट्रम्प ने भी ये बात कही कि अगर चाइना और इंडिया रशिया पर दबाव नहीं बनाते हैं तो इन पर बैन। अरे
उनकी अलग अपनी इंडिविजुअलिटी है, वो एक देश है, उसकी एंटिटी है, उसका अपना फैसला है। उसके अगर जो दोस्त है उसके पास जाके कॉलर पकड़ के कहें तो बंद कर, और अमेरिका ऐसा नहीं करने पर सैंक्शन लगा देगा। और हमारे ऊपर और उस, अरे सैंक्शन लगाना है रूस के ऊपर लगाओ। अगर तुम्हें रूस चाहते हो, ये रूस से बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं इंडिया तुम फोन करो, यही तो मार्क रट ने बोला था। बिल्कुल सही। तुम एक काम करो, तुम फोन करो पुतिन को, तुम पुतिन को फोन करके ये बोलो कि भाई तुझे यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है, तू बंद कर दे। अगर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करना बंद नहीं करा तो हमें इंडिया के ऊपर अब ये देखो, और ये बंदा ट्रंप को डैडी बोलता, पता है दिनेश, ये डैडी बोलता नहीं, इसने ऑफिशियली बोला है ट्रंप के साथ, ये कह रहा डैडी। जब ट्रंप ने बोला कि मैंने ईरान और इजराइल की लड़ाई बोल दी, क्या कहता है, यू आर लाइक डैडी। इसने डैडी बोला है मार्क रट ने, जो भारत को धमकी दे रहा है, तो अपने बाप की तो आवाज बोलेगा ये। नहीं, एक और बता दें, इससे इसने अपने खुले शब्दों में कहा है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसने खुले शब्दों में बोला है कि हम इसलिए बैन लगा रहे हैं, इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि ये बात करें पुतिन से कि मामला ठीक नहीं है, हम भी खतरे में आ रहे हैं। बताइए, आपसे संभलता नहीं, हम कॉलर पकड़े। लेकिन इसमें जो डैडी वाली बात पर आपके याद आया कि जो लोग इस तरीके से डैडी बोलते हैं ना अचानक मौसम बदलने पर, उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर किसको बाप बोला जाता है ये दुनिया जानती है। ये गोरा पाकिस्तानी है, तो ट्रंप को इस पर बहुत, ये गोरा पाकिस्तान, इसके भी लक्षण वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तानियों के हैं, कभी अमेरिका को पापा, कभी चीन को, अब इसने डोनाल्ड ट्रंप को बना रखा मार्क रट ने। अब देखिए जरा, और इधर चीन पर ट्रंप के खुलासे से दुनिया में हड़कंप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, ट्रंप के मुताबिक अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के पास चीन एटम बॉम्ब बना रहा है। ट्रंप ने कहा कि बगराम एयरबेस काबुल से 44 से 60 किलोमीटर दूर है, जो अब चीन के नियंत्रण में है। बगराम एयरबेस पर अमेरिका का कब्जा था। बाइडेन प्रशासन ने 2021 में वापसी के बाद यहां अरबों डॉलर के हथियार छोड़ दिए थे। अब मुझको लगता है एक बार फिर से ये अफगानिस्तान गए, वहां बड़े सालों तक रहे, फिर इनको रुसवा होकर निकलना पड़ा। अब फिर मुझको लगता है उसकी चटनी बनानी है कहीं पे, इनको चीन का नाम लगा के फिर से अपना सिलबट्टा लेके आ जाएंगे। ये सिलबट्टा लेकर आए और आसिम मुनीर यहाँ पे काम आएगा। जो बीच में आप डिस्कस करते हैं ना कि आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट बना देंगे, आसिम मुनीर और जरदारी को उतार देंगे और ईरान को धोखा देने के लिए, तो ईरान और अफगानिस्तान दोनों अगल बगल हैं, दोनों के साथ बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान का। आज की तारीख में ट्रंप का क्या मतलब है? ट्रंप का ये मतलब है कि देखो भाई ऐसा है, ये जो पूरा मामला है ना यहाँ पे बगराम एयरबेस का, बगराम एयरबेस एक्चुअली सोवियत बेस होता था। 79-89 के बीच में यूएसएसआर का बेस हुआ करता था। उसके बाद वहां पे अमेरिकन आ गए, अब इसका कहना है वहां पे चाइनीज आ गए। और चाइनीज क्यों आ गए? क्योंकि चाइनीज ये नहीं कहते कि अफगानिस्तान में गर्ल एजुकेशन नहीं है, वुमेन एजुकेशन नहीं है, राइट वाइट, वो कहते हैं यार धंधे की बात करो, कितना पैसा चाहिए, क्या माल है। चाइनीज ये बात करते हैं। अमेरिका कहता है हम ये नहीं करेंगे, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाइना वहां का तो एम्बेसडर था, वो तो शी जिनपिंग से मिला है भाई। हाँ बिल्कुल, वो शी जिनपिंग से मिला है, वो डायरेक्ट बिजनेस की बात कर रहा है चाइना। और चाइना क्यों ना हो वहां पे भाई, तुम वहां से क्यों भाग गए? सबसे बड़ी बात, तुम्हें नहीं भागना चाहिए था। अब ये मैं बता रहा हूं, मुनीर जो है ना, मुनीर के तो हाथ पे लिखवा दो, जो दीवार फिल्म में नहीं कहता ये देखो इसने हाथ में लिखा है, तो यार मुनीर को लिखवाओ कि उसका बाप चोर है। मैं बता रहा हूं, ये बंदा दलाली कर रहा है तुर्की के लिए, ये बंदा दलाली कर रहा है इसके चाइना के लिए, क्योंकि इसके पास पैसा तो है नहीं कि सामान खरीदे। तो कह रहा है ठीक है साहब, एक पे एक रॉकेट फ्री में इतना बेच दूंगा, इतने तुम मुझे दे देना। ये कांड कर रहा है ये सबका। ये है हकीकत, और ये हकीकत इस तरीके से थ्रेडबेयर हकीकतों के खोले जाने का सिलसिला सिर्फ प्रतिशोध में होता है। अब ये देखिए, यमन में ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान से आ रहे 7 टन हथियार जब्त हुए हैं, मिसाइल, ड्रोन पार्ट्स और वॉरहेड्स जब्त हुए हैं। हूती विद्रोहियों के लिए ये तोहफे भेजे जा रहे थे, लेकिन हथियारों की एक खेप हूतियों के पास पहुंचने से पहले ही रोक ली गई। ये कार्रवाई यमन की निर्वासित सरकार से जुड़ी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने की है। अब देखिए जरा, ईरान को अभी इजराइल ने, आपने देखा, धुआं कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हूतियों को, हिजबुल्लाह को कहीं कमी ना पड़ जाए। जिस तरीके से मालिक चिंता करता है अपने साथ काम करने वालों की, उसी तरीके से ये यहाँ पर चिंता में भेजा जा रहा था, लेकिन हूतियों को पहुंचे उससे पहले पकड़ लिया गया। सर ये रसद सप्लाई गजब है। यही तो हम लोग का बात करते थे कि माल वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। अब इनका खत्म हो गया। उनको रेड सी के ऊपर अपना दिखाना है कि रेड सी के ऊपर कुछ न कुछ तो डालते ही रहना चाहिए। अब उन्होंने जो है इसको रसद की सप्लाई कट कर दी, क्योंकि इतना मार दिया उनको, इजराइल ने इतना मार दिया कि जो वहां की बची खुची सरकार यमन की है, जो नॉर्थ में ही रहती है, साउथ में इस तरफ नहीं रहती है, उसके अंदर भी इतना दम आ गया कि उसने रोक लिया। लेकिन इसे कहते हैं एम्पावरमेंट। लेकिन मुझको लगता है सर ये एक जहाज पकड़ लिया है, ईरान तो और 10 भेज देगा सर। नहीं, कहाँ है? नहीं दिनेश, चिंता की बात नहीं है। ये बचा कुचा माल आ रहा था, अब स्टोर खाली हो रहा है, क्योंकि जैसे स्टोर पे कुछ बनना शुरू था, ऊपर से धमाका।
ये बयान क्यों दे रहा है ईरान? बयान इसलिए दे रहा है क्योंकि मिसाइल अब नहीं है बाकी। अच्छा, तो वो जो स्टेल्थ बयान है, ड्रोन बयान है, 5th जनरेशन बयान है। सर एक चीज और समझ में आ रही है मुझको कि एक जहाज में 3-4 कुछ वॉरहेड्स, कुछ टूटी फूटी मिसाइलें पकड़ करके फोन करके पकड़वा दो, और अगली बार हूती वालों को ये बोलो कि भाई नहीं भेज सकता, पकड़ रहे हैं यहाँ पे। ये भी बहुत मुमकिन है कि हो रहा हो कि ईरान खुद ही करा रहा हो कि रास्ते में इसको पकड़ लिया जाए, और कम से कम मेरे ऊपर जो प्रेशर है हूती को हथियार भेजने का है, तो मेरा ही आदमी, तो कम से कम मैं कह सकूं बहुत मजबूर हूं अभी। अगली खबर देखिए, मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी, भारत में ही फाइटर जेट के इंजन बनाने की तैयारी। भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे जेट इंजन। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगेंगे ये इंजन अगर आपको समझना है तो वीकेंड प्रतिशोध इस बार देखना मत भूलिएगा। वॉर रूम वीकेंड प्रतिशोध में हम आपको यही बताएंगे कि फाइटर जेट्स के मामले में हम कहां हैं, फाइटर जेट्स में किन किन चीजों को हम बनाने लगे हैं और किन चीजों के बनाने में अब भी गुंजाइश है। सर ये कैसी खबर? जी बहुत बढ़िया खबर है। 2 कंपनी से बात चल रही है। अब हम एक्चुअली 3 कंपनी से, लेकिन मैं 2 कंपनियों की बात करूंगा। एक तो फ्रांस की कंपनी है साफरान से बात कर रहे हैं। साफरान वही कंपनी है जिसका इंजन राफेल में लगा है। तो एक तो ये स्टोरी है। दूसरी बात चल रही है रोल्स रॉयस से, जिसकी लग्जरी गाड़ियों के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन एक बात आप लोग ये भी पहचान लीजिए कि जितने भी बड़े बड़े एयरलाइनर्स हैं या जितने भी फाइटर जेट्स हैं, खासतौर से यूरोप के और कहीं के, इसमें आपको दिखेंगे रोल्स रॉयस के इंजन। तो उससे भी बात कर रहे हैं। वहां पे जापान से भी बात कर रहा है भारत फाइटर जेट का, और ये जो F414 है उससे भी बात चल रही है को प्रोडक्शन की, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, जो कि तेजस मार्क 2 की बात कर रहे हैं लोग। तो ये सारी की सारी चीजें अब आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। सर आप बेहतर बताएं। अब ये देश लग रहा है मिशन मोड में है कि एरो इंजन बनाना है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर जहाज में 4 चीजें हैं, असला आपका होना चाहिए, मिसाइल्स, ये सब आपका, रडार होना चाहिए, आपका एरो स्ट्रक्चर होना चाहिए और आपका एरो इंजन होना चाहिए। 3 में है हमारे पास चीजें, एक चौथी की ढूंढ पर। चौथे इंजन मामले में भी हम खुद मुख्तार होने वाले हैं बहुत जल्द, और RIC के फिर से एक्टिव होने के संकेत। बहुत अहम खबर, ध्यान से देखिए। भारत, रूस, चीन तीनों फिर एक साथ करेंगे काम। चीन के बाद अब भारत ने इस तिकड़ी के रीएक्टिव होने के संकेत दिए। लंबे समय से रूस इस पर कर रहा है काम। सर ये अगर RIC, वैसे तो मेरे को लगता है कि क्या ये वजूद में आएगा, लेकिन अगर आकर वैसे काम करने लगा तो अमेरिका तो थरथरा जाएगा। सर ये थोड़ा सा मामला हिला हुआ है, लेकिन सांकेतिक है कि अगर आप नाटो करोगे और हमारे खोपड़ी पे चढ़े रहोगे, ये टैरिफ, वो टैरिफ, 500%, 400%, हाँ, तो हमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा देश के लिए। और ये सर पॉसिबिलिटीज तो एग्जिस्ट करती हैं, कुछ भी, किसी भी संभावना से इनकार नहीं हो सकता। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर चाइना का इतना एग्रेसिव पोस्चर ना होता और चाइना वो सब ना करता, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बदतमीजियां जो चाइना कर रहा है, मुझे लगता है आसानी से बन भी सकता था। इंडिया चाइना पे भरोसा नहीं करता, सबसे बड़ी बात ये है, ये प्रॉब्लम है। इंडिया क्यों नहीं प्लेन्स ले रहा अमेरिका से? क्या इंडिया के पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं ले रहा फाइटर जेट्स? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशन है कि अमेरिका इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर। ये सारा मामला ट्रस्ट पे चल रहा है, भरोसे का मामला है। लेकिन इधर RIC अगर होने पाया तो अमेरिकी एरोगेंस की तो RIP हो जाएगी। आगे देखिए, अमेरिका में ट्रंप की नीतियों का विरोध, शिकागो समेत कई शहरों में प्रदर्शन, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का भी विरोध, डिपोर्टेशन, मेडिकल सुविधाओं पर प्रदर्शन। ट्रंप जो कर रहे हैं, दुनिया भर में तो दादा बन रहे हैं, लेकिन घर में उनकी राह मुश्किल होती जा रही है। सर नहीं, बिल्कुल। और ट्रंप को लेके मैं बता रहा हूं आपको कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बहुत लोग हैं जो ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे हैं। वो लोग, दिनेश भाई, जो ट्रंप के नाम की कसमें खाते थे कि साहब ये है मसीहा जो अमेरिका को बचाएगा, ही विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब वो लोग 2 कदम पीछे कह रहे हैं यार तुम्हें जो करना है देख लो। अब वो कहने लगे हैं टैको। और अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर बड़ा खुलासा, ईरान में 3 में से 2 एटमी प्लांट को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। हवाई हमले में सिर्फ फोर्डो प्लांट को गंभीर नुकसान हुआ है। नातांज और इस्फहान एटमी प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। नातांज, इस्फहान में जल्द शुरू हो सकता है यूरेनियम संवर्धन का काम। यह खुलासा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। इससे बची खुची साख भी घर में गिरेगी ट्रंप की। बहुत गिर रही है। टोमोहाक, देखिए इस्फहान पर और नातांज पर टोमोहाक मिसाइल से अटैक किया था, जो सबमरीन से आई थी। इसका मतलब फेल कर गई, मामला चला नहीं। वो जो जितना जाना था ऊपर से गया। एक सिर्फ जिसकी हम बात करते हैं, जो स्टेल्थ बॉम्बर आया था, उससे जो गिरा फोर्डो पे, वही काम आया। तो इस बार अगर आपको कुछ करना है तो ऐसा काम कीजिए कि मिडनाइट हैमर जैसे दावे ना करने पड़े, ब्रॉड डे लाइट हैमर कीजिए, तब दुनिया मानेगी और जानेगी। बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रतिशोध में आज के लिए इतना ही।